नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही अहम बल्कि कह सकते हैं कि केंद्रीय पहलू पर बात करने वाले हैं, न्यायिक समीक्षा या जिसे हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। नमस्कार। और जो लोग सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये टॉपिक समझना बेहद जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि ये सीधा सीधा जुड़ा है संविधान के मूल ढांचे से, शक्तियों के बंटवारे से और सबसे जरूरी हम नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा से। सही कहा। तो आज हम कोशिश करेंगे समझने की कि ये जुडिशियल रिव्यू आखिर है क्या भला, कहाँ से आया ये कॉन्सेप्ट, हमारे संविधान में इसके लिए क्या व्यवस्था है, क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है, इसकी सीमाएं क्या हैं, और कुछ खास अदालती फैसलों पर भी बात करेंगे, जैसे वो 9वीं अनुसूची वाला मामला। वो काफी पेचीदा है। निश्चित रूप से। और देखिए, न्यायिक समीक्षा जो है वो हमारे संवैधानिक सिस्टम का एक कह सकते हैं कॉर्नरस्टोन है, एक आधारशिला। ये वो मैकेनिज्म है, वो तरीका है जिससे हमारी न्यायपालिका ये सुनिश्चित करती है कि सरकार मतलब कार्यपालिका और संसद या विधानसभाएं यानी विधायिका वो अपने संवैधानिक हदों में रहें। अच्छा। ये भारत में विधि के शासन यानी रूल ऑफ लॉ को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। ये न्यायिक समीक्षा शब्द हम अक्सर सुनते हैं, है ना, खासकर जब कोई नया कानून बनता है और उस पर विधायिका और न्यायपालिका में थोड़ी खींचतान होती है। हाँ, बिल्कुल। तो अगर इसे बिल्कुल सरल भाषा में समझना हो तो इसका मतलब क्या है, क्या करती है न्यायपालिका इसमें? हाँ, देखिए, खींचतान इसलिए होती है क्योंकि ये न्यायपालिका की एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है। सरल शब्दों में कहें तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कोर्ट्स की यानी न्यायपालिका की वो पावर जिसके तहत वो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बनाए कानूनों को, अच्छा, लेजिस्लेटिव एनैक्टमेंट्स। हाँ, लेजिस्लेटिव एनैक्टमेंट्स और उनके जो कार्यकारी आदेश होते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, उनको जांच सकती है। किस आधार पर जांचती है? जांच का पैमाना एक ही है, हमारा संविधान। कोर्ट ये देखती है कि क्या वो कानून या आदेश संविधान के हिसाब से है, क्या वो संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहा। और अगर कर रहा हो तो अगर जांच में ये पाया जाता है कि कोई कानून या आदेश संविधान का उल्लंघन कर रहा है, जिसे हम लीगल भाषा में कहते हैं अधिकारतीत या अल्ट्रा वायरस, तो कोर्ट उसे अवैध, असंवैधानिक और अमान्य मतलब नल एंड वॉइड घोषित कर सकती है। नल एंड वॉइड मतलब वो लागू नहीं होगा? बिल्कुल। उसका सीधा मतलब है कि सरकार फिर उस कानून या आदेश को लागू नहीं कर सकती, वो रद्द हो जाता है। समझ गई। तो ये एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल क्वालिटी चेक है जो कोर्ट करती है? हाँ, कह सकते हैं। ये सुनिश्चित करता है कि कानून संविधान के दायरे में रहें। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, मतलब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? क्या ये भारत में शुरू से था? देखिए, इस सिद्धांत का जो व्यवस्थित विकास है वो सबसे पहले हुआ अमेरिका में, यूएसए में। अच्छा। वहां 1803 में एक बहुत ही लैंडमार्क केस था, मार्बरी बनाम मेडिसन। हाँ, सुना इसके बारे में। उस केस में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे जॉन मार्शल। उन्होंने इस सिद्धांत को साफ तौर पे स्थापित किया था। ओके। भारत की बात करें तो यहाँ सिचुएशन थोड़ी अलग है। अच्छा। अमेरिका में यह सिद्धांत कोर्ट की व्याख्या से ज्यादा उभरा, लेकिन भारत में हमारा संविधान खुद न्यायपालिका को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को ये शक्ति देता है। अच्छा, मतलब संविधान में लिखा है। देखिए, न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू ये शब्द सीधे सीधे नहीं लिखे हैं, लेकिन ऐसे कई प्रावधान हैं, आर्टिकल्स हैं जो ये शक्ति देते हैं। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू की इस शक्ति को संविधान के आधारभूत ढांचा मतलब बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना है। अरे वाह, बेसिक स्ट्रक्चर। हाँ, और इसका मतलब ये हुआ कि संसद संविधान में संशोधन करके भी इस शक्ति को खत्म नहीं कर सकती या कम नहीं कर सकती। ये तो बहुत बड़ी बात है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन तो अपने आप में एक पूरा टॉपिक है, सिविल सेवा के लिए बहुत जरूरी। बिल्कुल, उसमें कभी अलग से बात हो सकती है। हाँ, तो क्या ये जो न्यायिक समीक्षा होती है, इसके कुछ अलग अलग प्रकार या श्रेणियां हैं? मतलब किन किन चीजों की समीक्षा हो सकती है, और कुछ बड़े उदाहरण अगर आप दे सकें जहां कोर्ट ने ये पावर इस्तेमाल की हो। हाँ, इसे समझने के लिए कैटेगरीज में बांटना ठीक रहता है। मोटे तौर पर 3 मुख्य एरियाज हैं जहां जुडिशियल रिव्यू काम करता है। पहला है संवैधानिक संशोधनों की समीक्षा। जब संसद कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करती है, कोई बदलाव लाती है, तो कोर्ट ये देख सकती है कि क्या वो बदलाव बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ तो नहीं है। अच्छा, जैसे एनजेएसी वाले मामले में हुआ था। बिल्कुल सही। एनजेएसी यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, जो 99वें संशोधन से आया था, उसे कोर्ट ने इसी आधार पर रद्द किया था। ठीक है। और दूसरा है विधायी अधिनियमों की समीक्षा। मतलब संसद या राज्यों की विधानसभाओं ने जो कानून पास किए हैं वो संविधान के अनुरूप हैं या नहीं।
इसमें उनके बनाए गए रूल्स, रेगुलेशंस यानी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन भी आ जाते हैं। ओके। और तीसरा तीसरा है प्रशासनिक कार्यवाहियों की समीक्षा, यानी सरकार के जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस होते हैं, केंद्र सरकार के, राज्य सरकारों के या उनके नीचे काम करने वाले अधिकारियों के फैसले, आदेश, वो कानून और संविधान के दायरे में हैं या नहीं। समझ गई। तो संवैधानिक संशोधन, कानून और सरकारी आदेश, इन सब की समीक्षा हो सकती है। हाँ, बिल्कुल। और उदाहरण, आपने एनजेसी का जिक्र किया। हाँ। और कौन से बड़े केस हैं? देखिए, इतिहास भरा पड़ा है। शुरुआत में गोलकनाथ केस 1967 था, जिसने कहा था कि मौलिक अधिकारों को संसद छीन नहीं सकती। फिर बैंक नेशनलाइजेशन केस 1970, प्रिवी पर्स अबॉलिशन केस 1971, ये सब बहुत महत्वपूर्ण थे। फिर आया वो ऐतिहासिक केस, केशवानंद भारती केस 1973। इसने तो आधारभूत ढांचे का सिद्धांत ही दिया। ये मील का पत्थर है। हाँ, ये तो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। बिल्कुल। इसके बाद मिनर्वा मिल्स केस 1980 आया, जिसने जुडिशियल रिव्यू को ही बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा बता दिया। अच्छा। हाँ, तो ये कुछ बड़े उदाहरण हैं जो दिखाते हैं कि ये शक्ति सिर्फ कागजों में नहीं है, बल्कि इस्तेमाल होती रही है। ये उदाहरण वाकई प्रभावशाली हैं। लेकिन कोई पूछ सकता है कि ये इतना जरूरी क्यों है? मतलब ठीक है, कोर्ट कानून जांच सकती है, पर इससे हमारे सिस्टम को, देश को क्या फायदा होता है? देखिए, इसके महत्व के कम से कम 3 बहुत मजबूत स्तंभ हैं, जो हमारे लोकतंत्र और संविधान की नींव हैं। जी। पहला, संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशियल रिव्यू ये पक्का करता है कि देश में संविधान ही सबसे ऊपर है। कोई भी, चाहे वो संसद ही क्यों ना हो, संविधान से ऊपर नहीं है। ये एक तरह से संविधान का गार्ड है। ठीक है। दूसरा, संघीय संतुलन, फेडरल इक्विलिब्रियम। भारत एक फेडरल देश है ना? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है। जुडिशियल रिव्यू ये देखता है कि दोनों अपनी अपनी सीमाओं में रहें, ना केंद्र राज्यों के अधिकार छीने, ना राज्य केंद्र के। ये बैलेंस बनाए रखता है। ये भी जरूरी है। और तीसरा, जो शायद आम आदमी के लिए सबसे सीधा जुड़ाव है, वो है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। संविधान ने हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। जुडिशियल रिव्यू इन राइट्स का सबसे बड़ा रक्षक है। अगर सरकार कोई ऐसा कानून या आदेश लाती है जो हमारे मौलिक अधिकारों को कम करता है या छीनता है, तो हम कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट उसे रद्द कर सकती है। मौलिक अधिकारों की रक्षा वाली बात तो समझ आती है, पर ये जो संविधान की सर्वोच्चता वाली बात है, क्या इस पर भी अदालतों ने कुछ कहा है? मतलब कोर्ट्स खुद अपनी इस भूमिका को कैसे देखती हैं? हाँ, बिल्कुल कहा है, और बार बार कहा है। जैसे बहुत शुरू में ही ए.के. गोपालन केस 1950 में कोर्ट ने कहा था कि भारत में संविधान सर्वोच्च है। किसी कानून को वैध होने के लिए संवैधानिक आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए, और ये तय करना न्यायपालिका का काम है। अच्छा। फिर मद्रास राज्य बनाम वीजी रो केस 1952 में कोर्ट ने मौलिक अधिकारों के मामले में खुद को सजग प्रहरी कहा था, मतलब सेंटिनल ऑन द क्विवीव, एक ऐसा गार्ड जो हमेशा चौकन्ना रहता है। सेंटिनल ऑन द क्वीव, क्या बात है। हाँ। फिर राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ केस 1977 में कहा कि संविधान सर्वोच्च कानून है, सरकार का कोई भी अंग इससे ऊपर नहीं है, न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्याकार है, फाइनल इंटरप्रेटर। एग्जैक्टली। और मिनर्वा मिल्स केस 1980 में तो कोर्ट ने बहुत साफ कहा कि न्यायाधीशों का ये काम और कर्तव्य है कि वे कानूनों की वैधता पर निर्णय दें। अगर अदालतों को इस शक्ति से पूरी तरह वंचित कर दिया जाए, तो लोगों को दिए गए मौलिक अधिकार सिर्फ सजावट बनकर रह जाएंगे। मतलब वो सिर्फ कागज पे रह जाएंगे। हाँ। और एस बोड़ा बनाम बी.डी. शर्मा केस 1993 में भी कोर्ट ने यही कहा कि संविधान बनाने वालों ने बहुत सोच समझकर जुडिशियल रिव्यू को संविधान में जगह दी, ताकि फेडरल बैलेंस बना रहे और नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहें। अदालतों की एक कथन तो साफ कर देते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ एक सवाल फिर से मन में आता है। आपने कहा कि न्यायिक समीक्षा शब्द संविधान में लिखा नहीं है। तो अगर शब्द ही नहीं है, तो ये शक्ति कोर्ट्स को मिलती कहाँ से है? कौन से अनुच्छेद हैं संविधान में जो ये पावर देते हैं? सिविल सेवा के उम्मीदवारों के लिए आर्टिकल्स जानना तो बहुत जरूरी होगा। आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। ये सच है कि जुडिशियल रिव्यू शब्द आपको संविधान में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसे कई आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, जो सीधे सीधे या इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये शक्ति देते हैं। और हाँ, एस्पिरेंट्स के लिए आर्टिकल्स बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आर्टिकल 13, ये तो समझिए जुडिशियल रिव्यू की बुनियाद है। आर्टिकल 13, हाँ, ये साफ कहता है कि राज्य यानी सरकार या संसद
कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों को छीनता हो या कम करता हो। और अगर ऐसा कोई कानून बनता है तो वो उस हद तक शून्य वॉइड होगा जिस हद तक वो उल्लंघन करता है। अच्छा, ये तो सीधा सीधा जुडिशियल रिव्यू का आधार बन गया। बिल्कुल। फिर है आर्टिकल 32। ये खुद एक मौलिक अधिकार है। हाँ, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सही कहा। ये हर नागरिक को अधिकार देता है कि अगर उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट को इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए रिट्स जारी करने की शक्ति है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश वगैरह। रिट्स। इसी तरह आर्टिकल 226 है जो हाई कोर्ट्स को रिट्स जारी करने की शक्ति देता है। और हाई कोर्ट्स की शक्ति तो और भी व्यापक है, क्योंकि वो मौलिक अधिकारों के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए फॉर एनी अदर पर्पस भी रिट जारी कर सकते हैं। मतलब लीगल राइट्स के लिए भी। अच्छा, ये अंतर है 32 और 226 में। हाँ, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन वाले आर्टिकल्स देखिए। आर्टिकल 131 ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, केंद्र राज्य विवाद। आर्टिकल 132 कॉन्स्टिट्यूशनल मामलों में अपील। 133 सिविल मामलों में अपील। 134 क्रिमिनल मामलों में अपील। और खास तौर पर आर्टिकल 136 स्पेशल लीव पिटिशन, SLP। SLP तो बहुत कॉमन है। हाँ, ये सभी कोर्ट को मौका देते हैं कानूनों की संवैधानिकता जांचने का। फिर आर्टिकल 245 और 246 हैं जो बताते हैं कि संसद और विधानसभाएं किन विषयों पर और कहां तक कानून बना सकती हैं। कोर्ट ये देखता है कि उन्होंने अपनी विधायी क्षमता, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के अंदर काम किया है या नहीं। अच्छा, लिस्ट सिस्टम वाला मामला, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट। बिल्कुल। और आर्टिकल 251 और 254 बताते हैं कि अगर केंद्र और राज्य के कानून में टकराव हो तो केंद्र का कानून मान्य होगा। ये तय करना भी जुडिशियल रिव्यू का हिस्सा है। ओह, काफी सारे आर्टिकल्स हैं जो मिलकर ये शक्ति बनाते हैं। जी हाँ, इनके अलावा भी कुछ और हैं, जैसे 134A, 143, 227, 372। ये सब मिलकर जुडिशियल रिव्यू का संवैधानिक आधार तैयार करते हैं, भले ही शब्द न लिखा हो। ये तो साफ हो गया कि संवैधानिक आधार मजबूत है। अब अगला सवाल आता है इसके दायरे का, मतलब स्कोप का। ये शक्ति कितनी फैली हुई है? किन ग्राउंड्स पर किसी कानून या सरकारी आदेश को चैलेंज किया जा सकता है? और क्या ये दायरा उतना ही है जितना अमेरिका में है, जहां से ये कॉन्सेप्ट आया? ये बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। मोटे तौर पर किसी कानून या आदेश को कोर्ट में 3 मुख्य आधारों पर चुनौती दी जा सकती है। पहला, कि वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, मतलब संविधान के पार्ट 3 का वायलेशन है। ठीक है। दूसरा, कि वो उस अथॉरिटी की सक्षमता से बाहर है जिसने उसे बनाया है, मतलब लैक ऑफ लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, जैसे क्या संसद ने राज्य सूची के विषय पर कानून बना दिया। और तीसरा, कि वो संविधान के किसी अन्य प्रावधान के विरुद्ध है, मतलब मौलिक अधिकारों के अलावा संविधान के किसी और आर्टिकल, किसी और नियम का उल्लंघन करता है। ठीक है, ये 3 मुख्य आधार हो गए। अब भारत और अमेरिका की तुलना, आपने कहा था कि भारत में स्थिति थोड़ी अलग है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है, खासकर एस्पिरेंट्स के लिए। भारत में जुडिशियल रिव्यू का दायरा अमेरिका की तुलना में संकीर्ण है, नैरोवर है। संकीर्ण क्यों? इसका कारण है दोनों देशों के संविधान में इस्तेमाल हुए शब्द। अमेरिकी संविधान में एक फ्रेज है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विधि की सम्यक प्रक्रिया। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। हाँ, इसके तहत अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ये नहीं देखता कि कानून बनाने की प्रक्रिया सही थी या नहीं, बल्कि वो कानून की तर्कसंगतता, रीजनेबिलिटी, उसकी निष्पक्षता, फेयरनेस, पर उसकी न्यायपूर्णता, जस्टिस को भी जांच सकता है। मतलब क्या कानून अपने आप में सही और उचित है, क्या वो मनमाना तो नहीं। मतलब कानून के कंटेंट पर भी सवाल उठा सकते हैं। बिल्कुल, वो कानून के सब्सटेंस में जा सकते हैं। इसके उलट भारतीय संविधान में, खासकर आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार में जो फ्रेज इस्तेमाल हुआ है वो है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। हाँ, इसका जो पारंपरिक मतलब निकाला गया वो ये था कि कोर्ट मुख्य रूप से 2 चीजें देखेगा। क, क्या कानून बनाने वाली अथॉरिटी सक्षम थी, और ख, क्या कानून बनाते समय जो प्रक्रिया निर्धारित थी उसका पालन हुआ। मतलब कानून अच्छा है या बुरा, इससे कोर्ट को ज्यादा मतलब नहीं था ट्रेडिशनली। हाँ, कानून की बुद्धिमत्ता, उसकी पॉलिसी, इन सवालों में कोर्ट सामान्यतः नहीं जाता था। लेकिन यहां एक बड़ा लेकिन है। अच्छा। वो है मेनका गांधी केस 1978। इस केस के बाद हमारे सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ की व्याख्या को बहुत व्यापक कर दिया है। अब कोर्ट ये भी देखता है कि जो प्रक्रिया अपनाई गई
वो अपने आप में फेयर, जस्ट और रीजनेबल होनी चाहिए। मतलब उसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत भी शामिल होने चाहिए। तो अब ये ड्यू प्रोसेस के काफी करीब आ गया है। हाँ, काफी करीब आ गया है, खासकर जब बात व्यक्तिगत स्वतंत्रता की हो। पर फिर भी जो सामाजिक आर्थिक नीतियां हैं या दूसरे कानून हैं, उनके औचित्य पर सवाल उठाने की शक्ति शायद अभी भी अमेरिकी ड्यू प्रोसेस जितनी विस्तृत नहीं है। वो मूल अंतर कहीं ना कहीं बना हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ज्यादा खुलकर कानून के गुण दोष पर जा सकता है। हाँ, कह सकते हैं। इसीलिए कभी-कभी आलोचक अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट को मजाक में विधायिका का तीसरा सदन या सुपर लेजिस्लेटर भी कह देते हैं। अच्छा। अब भारत ने, जैसा मैंने कहा, एक तरह से मध्य मार्ग अपनाया है। हमारे यहाँ न तो पूरी तरह अमेरिकी जुडिशियल सुप्रीमेसी है और न ही पूरी तरह ब्रिटिश संसदीय सुप्रीमेसी। चाहे संसद जो चाहे कानून बना दे। हाँ, ब्रिटेन में तो संसद सुप्रीम है। भारत में दोनों का समन्वय है, सिंथेसिस है। संसद कानून बनाने में सर्वोच्च है, लेकिन उसकी शक्ति असीमित नहीं है। उस पर लिखित संविधान की, फेडरल स्ट्रक्चर की, फंडामेंटल राइट्स की और हाँ, जुडिशियल रिव्यू की सीमाएं हैं। ये संतुलन वाकई भारतीय संविधान की एक खूबी है। अब इस बातचीत में एक और बहुत ही दिलचस्प और थोड़ा विवादित पहलू जोड़ते हैं, 9वीं अनुसूची, 9th शेड्यूल। ये अक्सर खबरों में रहती है और जुडिशियल रिव्यू के साथ इसका रिश्ता बड़ा खास है। ये है क्या और इसका जुडिशियल रिव्यू से क्या कनेक्शन है? परीक्षाओं के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, 9वीं अनुसूची हमारे संविधान की एक बड़ी यूनिक और हाँ, काफी कंट्रोवर्शियल फीचर रही है। इसे संविधान में जोड़ा गया था पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के जरिए। पहले संशोधन से? हाँ, बिल्कुल शुरुआत में ही। इसके साथ एक नया आर्टिकल भी जोड़ा गया था, आर्टिकल 31B। अच्छा, 31B और 9वीं अनुसूची साथ में आए। जी, और इसका मकसद क्या था? मकसद था कुछ खास कानूनों को, शुरू में खास तौर पे जमींदारी खत्म करने और भूमि सुधारों से जुड़े कानूनों को जुडिशियल रिव्यू से बचाना। बचाना मतलब ये कि आर्टिकल 31B कहता है कि 9वीं अनुसूची में जिस भी कानून का नाम डाल दिया गया, उसे इस आधार पर कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा कि वो संविधान के भाग 3 में दिए गए किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। अरे, मतलब फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन पर भी चैलेंज नहीं हो सकता। हाँ, यही प्रावधान था। जैसे मान लीजिए वो कानून समानता के अधिकार आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता हो, या स्वतंत्रता के अधिकार आर्टिकल 19 का, या संपत्ति के अधिकार का, जो तब मौलिक अधिकार था। फिर भी उसे कोर्ट में इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता था अगर वो 9वीं अनुसूची में शामिल है। तो ये तो उन कानूनों के लिए एक तरह की इम्यूनिटी हो गई, एक सुरक्षा कवच। बिल्कुल, एक कवच था ताकि जो जमीनी सुधार थे, सामाजिक आर्थिक बदलाव लाने वाले कानून थे, वो कानूनी पचड़ों में न फंसें और लागू हो सकें। यही मूल भावना थी। ठीक है, शुरुआत में तो शायद जरूरी भी लगा होगा। हाँ, उस समय की परिस्थितियों में जरूरी समझा गया। 1951 में जब ये बनी तो इसमें सिर्फ 13 कानून थे। सिर्फ 13? हाँ, लेकिन फिर क्या हुआ, समय के साथ अलग अलग सरकारें इसमें और भी कानून डालती गईं। डालते डालते 2016 तक आते आते इसमें शामिल कानूनों की संख्या 282 तक पहुंच गई। 282? हाँ, और इसमें सिर्फ भूमि सुधार ही नहीं, बल्कि किराया नियंत्रण, नेशनलाइजेशन, रिजर्वेशन पॉलिसीज और भी न जाने कितने तरह के कानून शामिल कर दिए गए। तब तो ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या संसद किसी भी कानून को इसमें डालकर उसे जुडिशियल रिव्यू से पूरी तरह बाहर कर सकती है? बिल्कुल, यही सवाल उठा। क्या ये जुडिशियल रिव्यू की शक्ति को ही बेकार करने का एक रास्ता बन गया है? क्या संसद इस कवच का इस्तेमाल करके बेसिक स्ट्रक्चर तक को चोट पहुंचा सकती है? यहीं पर फिर शायद आईआर कोएल्हो केस का जिक्र आता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। आईआर कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य 2007, ये एक लैंडमार्क केस है इस मुद्दे पर। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच बैठी थी इस मामले में। 9 जज? हाँ, और कोर्ट ने एक बहुत ही साफ और निर्णायक फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि 9वीं अनुसूची में किसी कानून को डाल देने से उसे जुडिशियल रिव्यू से पूर्ण प्रतिरक्षा, मतलब एब्सोल्यूट या ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं मिल जाती। अच्छा, तो कवच पूरी तरह अभेद्य नहीं है? नहीं है। कोर्ट ने फिर से दोहराया कि जुडिशियल रिव्यू संविधान के आधारभूत ढांचा बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है और संसद संशोधन करके भी बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट नहीं कर सकती। इसलिए 9वीं अनुसूची में कानून डालकर उसे बेसिक स्ट्रक्चर के टेस्ट से बचाया नहीं जा सकता। और इस फैसले में कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख तय कर दी, 24 अप्रैल 1973। 24 अप्रैल 1973, ये केशवानंद भारती केस के फैसले की तारीख है। बिल्कुल। कोहेलो केस में कोर्ट ने कहा कि इस तारीख के बाद ऑन और आफ्टर 24 अप्रैल 1973 जो भी कानून 9वीं अनुसूची में डाले गए हैं
उन्हें कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। किस आधार पर? इस आधार पर कि क्या वो कानून आर्टिकल 14 समानता, आर्टिकल 15 भेदभाव का निषेध, आर्टिकल 19 स्वतंत्रता और आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। कोर्ट ने कहा कि ये अधिकार बेसिक स्ट्रक्चर का सार हैं, एसेंस हैं। मतलब अगर 1973 के बाद डाला गया कोई कानून इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसे चैलेंज किया जा सकता है, भले ही वो 9वीं अनुसूची में हो। हाँ, और कोर्ट ने आगे कहा कि अगर कोई कानून इन अधिकारों का उल्लंघन करके संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को ही नुकसान पहुंचाता है या नष्ट करता है, तो 9वीं अनुसूची उसे बचा नहीं पाएगी। तो अब स्थिति ये है कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो कानून 9वीं अनुसूची में डाले गए हैं, उनके लिए वो सुरक्षा कवच वैसा नहीं रहा। उन पर बेसिक स्ट्रक्चर की कसौटी लागू होगी। हाँ, बिल्कुल यही स्थिति है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे कानूनों की समीक्षा करते समय वो प्रत्यक्ष प्रभाव और परिणाम परीक्षण, या जिसे अधिकार परीक्षण भी कह सकते हैं, वो लागू करेगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि कोर्ट सिर्फ कानून के उद्देश्य या उसके शब्दों को नहीं देखेगी, बल्कि ये देखेगी कि उसका असल में मौलिक अधिकारों पर और संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर पर क्या असर पड़ रहा है। अगर असर ऐसा है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को चोट पहुंचा रहा है, तो 9वीं अनुसूची का प्रोटेक्शन उसे नहीं मिलेगा। अच्छा। इस फैसले ने 9वीं अनुसूची के संभावित दुरुपयोग पर एक बहुत बड़ी रोक लगाई और जुडिशियल रिव्यू की महत्ता को फिर से स्थापित किया। ये आईआर कोएलो जजमेंट तो वाकई जुडिशियल रिव्यू के दायरे और शक्ति को समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें, तो हमने जुडिशियल रिव्यू के कई अहम पहलुओं को समझने की कोशिश की। इसका मतलब क्या है, इसके परिणाम क्या होते हैं, जैसे अल्ट्रा वायरस, नल एंड वॉइड, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, भारत में इसका संवैधानिक आधार क्या है, वो सारे आर्टिकल जैसे 13, 32, 226 वगैरह। हाँ, फिर हमने इसका महत्व समझा, संविधान की सर्वोच्चता, फेडरल बैलेंस और खासकर मौलिक अधिकारों की रक्षा। अमेरिका से इसकी तुलना भी की, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस का फर्क देखा। बिल्कुल। और आखिर में 9वीं अनुसूची के इस जटिल मुद्दे को और आईआर को हेलो केस के ऐतिहासिक फैसले को समझा, जिसने 24 अप्रैल 1973 की वो कट ऑफ डेट और बेसिक स्ट्रक्चर टेस्ट को स्थापित किया। हाँ, बिल्कुल सही सारांश है। और अंत में मैं एक विचार सभी सुनने वालों के लिए, खासकर जो संविधान और राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं, छोड़ना चाहूंगा। जी। हमने देखा कि जुडिशियल रिव्यू संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसे न्यायपालिका प्रोटेक्ट करती है। दूसरी तरफ हमारा संविधान संसद को भी आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की बहुत व्यापक शक्ति देता है। हाँ, ये दोनों शक्तियां हैं। तो संसद की ये संशोधन की शक्ति और न्यायपालिका की ये समीक्षा की शक्ति, इनके बीच हमेशा एक संवाद, कभी कभी एक तनाव और संतुलन बनाने की कोशिश चलती रहती है। एक डायनामिक टेंशन रहता है। हाँ, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम कह सकते हैं। ये संतुलन भारत के संवैधानिक लोकतंत्र को कैसे विकसित करता है और भविष्य में इसके क्या नए आयाम सामने आ सकते हैं, इस पर सोचते रहना बहुत जरूरी है। ये समझना जरूरी है कि ये दोनों शक्तियां एक दूसरे की दुश्मन नहीं है, बल्कि अगर अपनी अपनी सीमाओं में रहें तो संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक दूसरे की पूरक हैं।